हेलो बच्चों। कैसे हो आप। तो आज हम लोग झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है, इसका हम लोग सेट 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें जो है ये क्लास 10th का मॉडल सेट है। तो बच्चों, आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको यदि एग्ज़ाम में अपना बेहतर नंबर पाना है तो आप पूरा सेट को बड़े ध्यान से देखोगे। बीच में आप अपने साथ कॉपी कलम भी रख सकते हो, और जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं उसको साथ में क्वेश्चंस को लिखकर उसका सॉल्यूशन भी आप साथ में करते ही जाओगे, क्योंकि मैं यहाँ पे सॉल्यूशन आपको देते ही चला जाऊँगा। तो चलिए बिना देर किए आज हम लोग देखते हैं। पहला जो क्वेश्चंस कहता है यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो यहाँ पे ये नंबर में कहता है r बराबर f/2, f बराबर r/2, r बराबर f, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सूत्र पूछ रहा है बच्चों, तो सूत्र जो सही होगा यहाँ पे हो जाएगा f बराबर r/2। तो ये सही होगा बी नंबर का। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। जो पहला नियम है ये कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। जैसे ये आपका जो है समतल दर्पण बन गया, और इस पर जो है ये आपतित किरण है, यहाँ पे टकराने के बाद इधर से परावर्तित होगा तो परावर्तित किरण हो गया, और यहाँ पे बिंदु ओ हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे फिर अभिलंब डाल दिया जाए, तो अभिलंब डालने के बाद क्या होता है बच्चे, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो आपतित किरण ये जो प्रकाश आ रही है, परावर्तित किरण जो यहाँ से परावर्तित हो रही है, और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डाला जाएगा ये तीनों एक ही बिंदु ओ पर होता है। इसी प्रकार से यदि देखा जाए तो आपतन कोण, ये जो कोण बनेगा आपतन बनेगा, और इधर जो होगा ये परावर्तन होगा, कोण आई और कोण आर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे परावर्तन के 2 नियम होंगे। तो दोनों ही कोण आई और कोण आर जो होगा आपतन कोण परावर्तन के कोण के सदैव बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक कभी नहीं होता है, यह हमेशा काल्पनिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों में पश्च दृश्य के मतलब होता है पीछे देखने वाला, जो जिसमें ड्राइवर जो है गाड़ी चलाता है पीछे देख करके। तो ये जो दर्पण होता है बच्चों, तो ये दर्पण जो है वो उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है किसी भी वस्तु का सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण ड्राइवर जो है वो आसानी से अपने पीछे देख करके गाड़ी चला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो ये मिट्टी का यूज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा जो है सीधा होता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। कहता है यदि f का मान 12 सेंटीमीटर है तब r का मान क्या होगा? बच्चों r बराबर होता है, यहाँ आप देख लो, r बराबर होता है 2f। ठीक है, तो f का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो r बराबर क्या हो जाएगा, तो r बराबर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू एफ का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 12, तब 12 दूनी
कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके मतलब आंसर यहाँ हम लोग का निकल कर क्या आएगा, कौन सा, ये नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहन के अग्रदीप, अग्रदीप के मतलब हो गया आपका हेडलाइट। ठीक है, तो हेडलाइट में जो होता है ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है कहता है अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है, तो आभासी और सीधा होगा, आभासी और सीधा। क्वेश्चन नंबर ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। डायप्टर मात्रक है। डायप्टर जो होता है वो लेंस की शक्ति का मात्रक होता है, लेंस की क्षमता कहो या फिर लेंस की शक्ति कहो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। टू डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, फोकसांतर, टू डायप्टर क्षमता वाले लेंस का। ठीक है, तो टू डायप्टर क्षमता वाले लेंस का जो फोकसांतर होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो टू डायप्टर। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे पावर दे दिया है हम लोगों को, P बराबर दे दिया है, P बराबर दिया है कितना 2। ठीक है, हाँ, लेंस का फोकसांतर पूछ रहा है मतलब फोकस, F बराबर यहाँ पे पूछ रहा है वाट। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे F बराबर क्या होता है भाई 1/P। इसके मतलब 1/ यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 1/2 मतलब 0.0 क्या हो जाएगा 0.5, 0.5 है ना, ये मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 0.5 मीटर है ना। तो सेंटीमीटर में से निकालने के लिए क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा। तो 0.5 इंटू 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आंसर हम लोग का हो जाएगा कौन सा, ये जो डी में दिया हुआ है ये हो जाएगा आंसर हम लोग का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में जो कह रहा है, ठीक है, आप थोड़ा देखोगे क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों आप थोड़ा सा बीच बीच में अपने भी गेस करने की कोशिश करोगे। ठीक है, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आँख के जो रंगीन भाग हैं उसको आइरिस बोला जाता है। आगे चलते हैं। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, क्या है भाई, दृष्टिपटल होगा, है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसमें कोई एक पदार्थ है NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, खाने वाला सोडा। ठीक है, ये जो है टूटकर सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बना, मतलब वियोजित हो रहा है, वियोजित। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है ये कहता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है कहता है निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन। तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट नंबर में सोडियम 2 है, लेकिन तीर चिन्ह के दाईं ओर जो है सोडियम 1 ही है। ठीक है,
सेकेंड नंबर वाला जो देखते हैं 4 एल्युमिनियम है, इधर 2 दूनी 4 एल्युमिनियम है, और ऑक्सीजन कितना है 3 दूनी 6, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 दूनी 4, तो भाई बी नंबर वाला भी संतुलित नहीं है। सी नंबर तो इधर लेफ्ट साइड जो है तीर चिन्ह के बाईं ओर 2 कॉपर दिया हुआ और इधर एक ही कॉपर दिया है, तो डी नंबर में कहता है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये डी नंबर वाला ही सही होगा। ठीक है, यही अभिक्रिया जो है वो संतुलित है। दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? पहले उपचयन फिर दूसरा अपचयन। तो उपचयन किसका हो रहा है? जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है। तो यहाँ पे जो है, ठीक है, आप देखो थोड़ा सा यहाँ पे कॉपर दे दिया है ना, ठीक है, जबकि कॉपर इसको देना नहीं चाहिए था, सिर्फ यहाँ पे सी होना चाहिए था। ठीक है, कार्बन, ठीक है, तो Pb प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड होता, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है, ठीक है, तो PbO सॉरी उपचयित जो हो रहा है C और PbO अपचयित हो रहा है। यहाँ पे जो बी नंबर है, आंसर बी नंबर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है सी देना चाहिए और PbO, ठीक है, PbO। विकृत गंधिता कौन से विक्रिया के कारण होता है? तो विकृत गंधिता जो होता है वो ऑक्सीजन के मिलने के कारण होता है, मतलब ऑक्सीजन का मिलना, उपचयन। ठीक है, चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्मा छेपी संयोजन, ऊष्मा शोषी संयोजन, ऊष्मा छेपी संयोजन, ऊष्मा छेपी वियोजन। तो ऊष्मा छेपी संयोजन जो होगा ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला रंग धूसर हो जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ठीक है, तो भाई यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। देख लो कैसे होगा विस्थापन अभिक्रिया। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर, तो मान के चलते हैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट CuSO4 दिया रहे, ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन, ठीक है, और इसमें डाला जाए, क्या डाला जाए? आयरन, मतलब Fe, तो यहाँ बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। तो इस तरीके से यहाँ जो है कॉपर का विस्थापन होता है। ठीक है, कॉपर का विस्थापन होता है। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया ही होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक यहाँ पे लिटमस पत्र हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा? तो भाई देखो लाल नहीं हो जाएगा, जो अम्ल होगा उसमें लाल नहीं होगा। तो इसमें देखते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है और ये एसिटिक अम्ल है। तो ये जो है ग्लूकोज का सूत्र दिया हुआ, इसी में जो है लाल नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट आगे दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद होता है? तो ये हो जाएगा आंसर सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अग्निशमन यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि इसके टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और जल बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि उसमें H+ आयन उपस्थित रहते हैं, उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं,
उसमें क्लोराइड उपस्थित तथा उदासीन होता है। तो ये हो जाएगा बी नंबर का आंसर आपका। ठीक है, कहता है पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 7, 10, 14 है। यह पदार्थ कौन अम्ल है? तो अम्ल वही होगा जो 7 से नीचे होगा, 7 में उदासीन होगा। 10 और 14 दोनों जो है क्षारीय प्रकृति का होगा, तो होगा 2, मतलब ये नंबर आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन है देखते हैं हम लोग। कहता है इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है? चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है ये दिखाना है। ठीक है, तो इसमें जो है जो अभिक्रियाएं हो रही है, सूर्य का प्रकाश है, चाइना से सिल्वर क्लोराइड है AgCl। तो AgCl जो है सनलाइट से टूट करके Ag अलग और क्लोरीन अलग हो जाता है। इसके मतलब ये हुआ कि वियोजन अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन होगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो है वो जल के टूटने के बाद ही होता है। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो अमीबा में जो पोषण होता है स्वपोषी पोषण, मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी समभोजी पोषण। तो हो जाएगा डी, प्राणी समभोजी पोषण। ठीक है, आगे देखते हैं, लार में कौन एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो हो जाएगा ये नंबर टाइलिन। श्वसन प्रक्रिया में पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? ठीक है, तो ऊर्जा में विखंडन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट 32 नंबर कहता है पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल और खनिज लवण का संवहन जो होगा, संवहन मतलब बहता जो है वो जाइलम के माध्यम से ही बहता है। ठीक है, और फ्लोएम जो होता है इसमें भोजन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, मतलब भोजन का संवहन होता है। नेक्स्ट कहते हैं किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? तो किसी समष्टि को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन करना आवश्यक है। जनन नहीं करेगा तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा उस जीव की। आगे देखते हैं, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो यहाँ जो दिया गया है ये प्लेनेरिया है और इसमें पुनरुद्ध भवन कट कट करके अलग अलग बन रहा है, पुनरुद्ध भवन प्रक्रिया को दिखा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, परागन का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? तब परागकण का एक पुष्प से दूसरे, ये परागन कहलाता है। नेक्स्ट, भ्रूण को माँ के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है? माँ के गर्भ में जब शिशु रहता है तो माँ के गर्भ और शिशु के नाभि से एक जो अंग जुड़ा होता है उसको कहते हैं प्लेसेंटा। इसी के माध्यम से जो है बच्चे को पोषण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है? वह तेज़ी से जलता है, उसमें स्वयं आग लग जाए, प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, वह महंगा हो। नहीं भाई, ये होगा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखें। कहता है पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन समय पे ऊर्जा स्रोत, समय पे मतलब एक दिन समाप्त हो जाएगा वैसा ऊर्जा का स्रोत? तो कोयला का जो है सीमित भंडार है। ठीक है, और ये एक दिन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, ये एकदम अंतिम क्वेश्चन है बच्चे। कहता है पराग कोश में होते हैं। अरे भाई, पराग कोश में परागकण होता है ना। ठीक है, दूसरा कुछ तो काहे होगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।